अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद वगैरह में कुछ सामने लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास की साइडलाइंस के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हुई हैं, खास तौर पर 4 मुल्कों के हवाले से। उन 4 मुल्कों में शामिल हैं चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान। इन चारों ममालिक का जो अहम और सरकर्दा शख्सियात हैं, ख़ासतौर पर उनके वज़राए ख़ारजा, उनके इस इजलास के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट ऐलानात सामने आए हैं और ये 2 ऐलानात मुझे ऐसे लगता है कि इस रीजन में होने वाली चंद नई डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी इजलास के दौरान चीन की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो अफगानिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर खान मुत्तकी, उसको बीजिंग आने की दावत दे रहे हैं और इस इजलास में होने वाले फैसलों से जनाब अमीर खान मुत्तकी को न सिर्फ आगाह किया जाएगा बल्कि अफगानिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि वो इन फैसलों का एहतराम करे। वो फैसले क्या हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बीजिंग तलब करने का मतलब क्या है और बीजिंग जो है वो अफगानिस्तान को कौन सा पैगाम देना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये डेवलपमेंट्स इस वजह से भी और ज्यादा अहमियत की हामिल हैं क्योंकि अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 1 से ज़ायद मरतबा इस ख्वाहिश का या इरादे का इजहार किया गया था कि वो अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयर बेस का कंट्रोल दोबारा संभालने की ख्वाहिश रखते हैं। क्योंकि एक जानिब अमेरिका ने इस एयर बेस का कंट्रोल संभालने के लिए मुज़ाकरात का इंकशाफ किया था और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार भी किया था कि अगर अफगानिस्तान ने अमेरिका की बात ना मानी और मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर इस सूरत में उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कुछ बुरा होने का इशारा भी दिया था। इस बैकग्राउंड में ये 4 मुल्की इत्तेहाद किस तरीके से अहमियत का हामिल है, आए इसका जायजा लेते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। मेरे नज़दीक इसमें 3 बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं जो इस इजलास की अहमियत को 4 चांद लगाते हैं। उसमें से पहला ऐलान है ईरान और रशिया के दरमियान हाल ही में $25 बिलियन का एक मुआहदा तय पाया है और इस $25 बिलियन के एवज रशिया ईरान के अंदर 4 नए एटॉमिक रिएक्टर्स को तैयार करेगा और वहां पर नस्ब करेगा और उनको चलाएगा। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइना और रशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बल्कि इस वक्त रशिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान जिस तरह की कशीदगी बढ़ रही है, चाइना ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि अगर रूस पर हमला हुआ और रूस की इलाकाई सालमियत को खतरा लाहक हुआ तो फिर चाइना अपना रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल रात को सामने आती है जब रूस की तरफ से सर्द जंग के दौर में इस्तेमाल होने वाले बम्बार तैयारों को जदीद न्यूक्लियर बम्बार तैयारे, ये आम बम्बार तैयारे नहीं है, ये वो तैयारे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स नस्ब हैं। उनके साथ साथ रशिया के Su-30 और Su-57 तैयारों ने अमरीकी रियासत अलास्का के करीब नहायत ही करीब परवाजें की हैं और इन परवाज़ों का इल्म होने के बाद अमेरिका की तरफ से भी फौरी कार्रवाई की गई और अमेरिका के F-16 तैयारों ने रशियन तैयारों के रास्ते को काटा बल्कि रशियन तैयारों का पीछा भी किया, जिसके बाद सूरत हाल ना सिर्फ खराब हो गई बल्कि अब
یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس ساری صورتحال کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر کا آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ خبر ہے انڈیا کے حوالے سے، جس نے اپنی ایک الگ سی جو ہے نا وہ 1.5 اینٹ کی مندر بنا لیا ہے، اور وہ اس مندر میں بیٹھ کر جناب گھنٹی ہی بجا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اب اور کوئی کام نہیں رہ گیا. نریندر مودی آپ کو معلوم ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے دڑکی لگا گئے تھے، اور انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کا سامنا کرنے کی جو ہمت ہے وہ نہیں دکھائی. البتہ انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں سبرامنیم جے شنکر، وہ نیو یارک میں موجود ہیں، اور نیو یارک میں موجودگی کے دوران سبرامنیم جے شنکر نے برکس ممالک کا ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس اجلاس میں جے شنکر نے بھارتی پالیسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کے اوپر جس بات کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یعنی روس سے تیل کی خریداری کا، انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سبرامنیم جے شنکر کے ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے: پیس کین سرٹنلی انیبل ڈیولپمنٹس، یعنی امن کے ذریعے ترقی ہوتی ہے اور ترقی کا راستہ ہموار ہوتا ہے، بٹ بائی تھریٹننگ ڈیولپمنٹ وی کین ناٹ فیسیلیٹیٹ پیس، لیکن ہم ترقی کا راستہ روک کر امن کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے. ان شارٹ میرے نزدیک اس کی طرف سے اس بات کا اظہار کا مطلب یہی ہے کہ جناب امریکہ جو مرضی کہے، ہم نے اپنا جو کام ہے وہ ہم نے جاری رکھنا ہے، اور ہم اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سبرامنیم جے شنکر ہیں، انہوں نے برکس ممالک پر اس بات کا زور دیا کہ وہ انڈیا کے اوپر بڑھنے والے امریکی پریشر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اضافہ کریں، تاکہ وہ فیصلے جو امریکہ کی طرف سے کیے گئے ہیں ان فیصلوں سے انڈین معیشت زیادہ متاثر نہ ہو. کیونکہ ابھی پرسوں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک اور ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے، اور اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز جو کہ اپنی ادویات تیار کر کے امریکہ بھیجتی تھیں، ان کے اوپر 100% ٹیرف اکتوبر سے نافذ العمل ہو جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام ملک جو کہ اس وقت امریکہ کے اندر اپنی ادویات سازی کا کارخانہ انہوں نے نہیں لگایا اور دوائیاں اپنے ممالک میں تیار کر کے وہ امریکہ بھجوا رہے ہیں، ان کے لیے امریکہ میں ادویات کا بھجوانا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ میں ان کی جو ادویات ہیں ان کی قیمت میں 100% اضافہ ہو جائے گا. البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ تمام کمپنیز جو امریکہ کے اندر اپنی فیکٹریز لگائیں گے، امریکی نوجوانوں کو اپنی فیکٹریز میں ملازمتیں دیں گے، ان کو 0 ٹیرف ادا کرنا پڑے گا. یعنی امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انویسٹرز ہیں ان کو امریکہ میں آ کر اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے، اور ان کے اوپر 0 ٹیرف پالیسی کو امپوز کیا ہے تاکہ امریکہ کے اندر بے روزگاری ختم ہو. اب اگر انڈیا کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو محض انڈیا جو ہے وہ 1 سال کے اندر ادویات سازی اور ادویات میں استعمال ہونے والے جو کیمیکلز ہیں وہ تیار کر کے امریکہ بھجواتے ہیں، اور ان کی اس تجارت کا والیوم تقریباً $10 بلین کے قریب ہے. اور اس فیصلے کے بعد انڈیا کے لیے امریکہ میں ادویات یا اس کا را مٹیریل بھیجنا بھی قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امریکی معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں وہ تو شاید اتنے زیادہ نہ پڑے، کیونکہ وہ لوکلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. البتہ انڈین معیشت ان تمام اقدامات سے نہ صرف دبردوز ہو جائے گی، بلکہ اس کا اس کرائسس سے بچ نکلنا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس ریجن میں ہونے والی ڈیولپمنٹس میں انڈیا آپ کو مکمل طور پر آئسولیٹڈ نظر آتا ہے، اور انڈیا کا
जनरल असम्बली, सलामती कौंसल या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर रोल हमें बहुत ही ज़्यादा महदूद होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारा करिश्मा जो है वो ऑपरेशन मार्का हक का है, जहाँ पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ हक के परचम को सर बुलंद रखा था, बल्कि हक की लड़ाई में हक की फतह से हक की अजमत को बयान किया था। और मेरे नज़दीक इसी मार्का हक ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना सिर्फ एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल साउथ के एक अहम तरीन प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज भी कर रही है। और इंडिया इस सारे अमल की वजह से इस वक्त अपना जो है ना वो हजीमत से बड़ा चेहरा जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो अगली डेवलपमेंट्स थी जिनका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था, वो भी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, बल्कि ये जो 4 मुल्की इजलास हुआ है इसके हवाले से इस रिपोर्ट का अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान अब जनाब ग्लोबल फ्रंट के ऊपर एक मेजर प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। और इस रिपोर्ट में इस बात को वाज़े किया गया है मेरे नज़दीक कि जनाब अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान को आप किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो खबर है ये डेली टाइम्स की खबर है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर हेडिंग जमाई गई है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान अर्ज तालिबान टू एलिमिनेट टेररिस्ट ग्रुप्स। अब ये जो 4 मुल्की इजलास था जिसमें रशिया की तरफ से उनकी नुमाइंदगी रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लारोफ की तरफ से की गई थी। और इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ जो और सरबराहान थे, ईरानियन लोग भी मौजूद थे और दीगर चाइना के डिप्लोमेट्स भी और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। इस इजलास में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया, एक जानिब ये कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन दहशत गर्दों के असरात से पाक रखनी होगी, वहीं पर इस बात का इजहार भी किया गया कि अगर अमेरिका की तरफ से बगराम एयर बेस का कंट्रोल दोबारा संभालने की कोशिश की गई और इस मकसद के लिए अगर अफगानिस्तान पर दबाव डाला गया या अफगानिस्तान की रजामंदी के बगैर बगराम एयर बेस पर ताकत के जोर पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई, तो ये चार ममालिक पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान इस अमरीकी इकदाम को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इन 4 ममालिक ने अफगानिस्तान को ऑप्शन दे दिया है, ये कहते हुए कि आपने इन 4 मुल्कों के साथ मिलके खड़े होना है और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करना है ताकि वो किसी दूसरे मुल्क बिलखुसूस पाकिस्तान जाकर दहशतगर्दी ना करें, या आपने आइसोलेट होकर अमेरिका के साथ बगराम एयर बेस के हवाले से तनाज़ा तय करना है। क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए तब आपको जो है वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दियों और दहशतगर्दों के असरात से पाक करना होगा। और मेरे नज़दीक ये जो डेवलपमेंट है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस रीजन के अंदर जो कुव्वतें हैं वो किस तरीके से इस अमन के लिए तगोदो कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि रीजन के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से कशीदगी में इजाफा हो रहा है, मैंने आपको बताया कि ईरान का जो मामला है वो अभी सेटल नहीं हुआ। अभी कल ही सलामती कौंसिल में ईरान के ऊपर दोबारा पाबंदियों के निफाज के लिए करारदाद को पेश किया गया। महज 4 मुल्क थे जिन्होंने फौरी पाबंदियों की मुखालफत की, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अलजायर, ये 4 ममालिक थे जिन्होंने फौरी तौर पर ईरान के ऊपर पाबंदियों की मुखालफत की, जबकि 10 ममालिक ने ईरान के ऊपर पाबंदियों के हक में वोट दिया। और उनका ये कहना था कि अगर ईरान जो है वो अपने एटमी प्रोग्राम को तर्क नहीं करता और दुनिया को इस बात की यकीन दहानी नहीं कराता कि उसने यूरेनियम की उसूदगी को बंद कर दिया है, तब ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो दोबारा आयद की जाएंगी और ईरान से तेल की खरीदारी को भी बंद कर दिया जाएगा। और इसी सिनेरियो के अंदर अगर $25 बिलियन का 4 एटमी रिएक्टर ईरान के अंदर तामीर करने का ऐलान है, तो इसका मतलब यह है कि इस रीजन के अंदर जो
मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पर रशिया और चाइना, वो ईरान के साथ ताल्लुकात, ख़ास तौर पर तजारती और माशी ताल्लुकात को इस्तवार रखना चाहते हैं और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर ईरान को अपनी बका के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के रिजॉल्व का इजहार भी करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में, जहाँ पर अमेरिका एक जानिब पाकिस्तान के साथ जनाब जो है वो दोस्ती के दावे कर रहा है, वहीं पर अमेरिका की तरफ से और मुख्तलिफ ऐलानात भी किए जा रहे हैं, जहाँ पर ये जो सारी सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से भी और दीगर ममालिक के हवाले से, वो भी हमारे सामने आ रही है। इसी तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने गुज़िश्ता रात, ये जो मैंने तीसरा एस्पेक्ट आपके साथ शेयर किया था, उसमें रूस की वजारत दिफा ने एक वीडियो जारी की है जिसके तहत गुज़िश्ता रात 2 Tu-95 MSBR तवील फासले के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे, और ये जो स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड हैं, यानी इन तैयारों के अंदर एटमी हथियार मौजूद है लाइव हालत के अंदर, और ये वॉरहेड्स इसके अंदर नस्ब हैं जो किसी भी मौके पर महज कोड दबाने से चला दिए जा सकते हैं। ये जो 95 MSBR तैयारे थे, इनके साथ साथ Su-35S Su-30SM तैयारों ने ये जो रशियन समुद्री हदूद है ऑक्सतक समुंदर, उसके रास्ते इन्होंने परवाज़ की है और इस परवाज़ की वीडियो जारी की गई है। इस परवाज़ के दौरान रूसी तैयारे अलास्का एयर डिफेंस का जो शिनाख्ती जोन है उसमें दाखिल हुए, जिसके बाइस नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नोरैड ने कई अमरीकी फ़ज़ाइया के जो तैयारे हैं जिनमें F-16 और फाइटिंग फाल्कन्स तैयारे थे और दीगर उनके जो फ़ज़ाई वसाइल थे उनको फौरी तौर पर एयरबोर्न किया ताकि वो इनकी रशियन तैयारों की परवाज़ को रोक कर उनका ताक़ुब करें, यहाँ तक कि वो ये जो हदूद थी अलास्का की उससे बाहर चले जाएं। अब ये वाला जो इशू है, इनफैक्ट ये कशीदगी का एक नेक्स्ट लेवल है और इस कशीदगी में इजाफा जो कि रशिया और अमेरिका के दरमियान हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का वो बयान है जिसमें ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से 1600 किलोमीटर तक मार करने वाले टॉम हॉक मिसाइल्स को यूक्रेन के हवाले करने का मुतालबा किया था। और अपने इस मुतालबे के ज़रिए जो रशियन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना था कि वो इन मिसाइल्स के ज़रिए जो कि 1600 किलोमीटर तक मार करेंगे, उनके ज़रिए वो रशियन अहदाफ को निशाना बनाएगा, क्योंकि रशिया जो है वो किसी भी सूरत लड़ाई रोकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के इस बयान के बाद दिमित्री मेदोव जो कि रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं और रशिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर किया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दिमित्री मेदोव का ये कहना था, द कीव ड्रग addict said the Kremlin should know where a bomb shelter is so its occupant can hide when he uses long range American weapons। या उनका ये कहना था कि यूक्रेन का जो एक ड्रग एडिक्ट है, उन्होंने ज़ेलेंस्की के हवाले से बात की कि उसको पता है कि रशिया के अंदर क्रेमलिन में जो बम शेल्टर्स हैं वो कहाँ हैं, और उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो ऑक्यूपेंट्स हैं यानी जो रशियन हुकूमत के हैं उनको बहुत जल्द इन शेल्टर्स के अंदर पनाह लेनी होगी, क्योंकि लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइल्स अब आने वाले हैं। उसके जवाब में उसका ये कहना था कि व्हाट द फ्रीक नीड्स टू नो दैट रशिया कैन यूज वेपन्स अ बॉम्ब शेल्टर वॉन्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, कि ये उसको यानी ज़ेलेंस्की को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब रशिया अपने हथियार इस्तेमाल करेगा तो कोई बॉम्ब शेल्टर हिफाजत नहीं कर पाएगा। अमेरिकन्स शुड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड्स, अमेरिकन्स को भी इस बात को अपने जहन नशीन रखना चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ रशिया ने अपना एक और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट करने का भी ऐलान किया है, और ये क्रूज मिसाइल होगा जो कि समंदर से फायर किया जा सकता है, और इस मिसाइल की खूबी यह है कि इसको आबदोज के जरिए भी फायर किया जा सकता है। उसके जरिए रशिया इनफैक्ट इस बात का इजहार करना चाहता है कि वो यूरोप और अमेरिका
ان سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ وہ سارا پرسپیکٹو ہے جس کے اندر یہ جو 4 ممالک کا اجلاس ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس اجلاس نے ایک نئی اسٹریٹجک لائن اپ کی واضح طور پر اس کا اظہار کر دیا ہے، اور یہ جو اسٹریٹجک لائن اپ ہے جس میں پاکستان، چائنا، رشیا اور ایران شامل ہیں، یہ اس ریجن کے اندر اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو امریکی کوششیں ہیں پاکستان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی، وہ محض یہ ہیں کہ پاکستان کو اس ساری صورتحال میں نیوٹرل رہنے پر قائل کیا جا سکے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ کھڑا ہو کر امریکہ کو چیلنج کرے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بے شک اپنے ریجن کے باقی ممالک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات رکھے، لیکن مستقبل میں افغانستان کے حوالے سے یا رشیا کے حوالے سے اگر کسی طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان اپنی جو نیوٹرلٹی ہے وہ برقرار رکھے، بے شک زبانی طور پر جس طرح کا مرضی اظہار کیا جائے۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کل ایک ویڈیو میں کیا تھا کہ پاکستان کے لیے موجودہ صورتحال میں تمام کشتیوں میں سوار ہو کر اپنے آپ کو متوازن رکھنا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا امتحان ہے، اور پاکستان کو اس امتحان سے کیسے گزرنا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کی انٹیلیجنسیا، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت سب کو اس حوالے سے ایک واضح پلان کو چاک آؤٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یا وہ پنجابی کے اندر نا کہ کسی وقت کوئی بھی چند چڑھ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس چند کے چڑھنے سے پہلے اپنے پوزیشن کو واضح بھی رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار بھی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔